हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो बच्चे आज से जो है एसएससी जेईई 2025 की प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम क्या करेंगे कि एक सीरीज आपके स्टार्ट होगी जिसमें कि एसएससी ने अभी तक जो बहुत रिपीटेड टॉपिक पूछे हैं, ठीक है, उनको हम करेंगे और उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है क्वेश्चन आपके सिर्फ फैक्ट वाले नहीं पूछे जा रहे हैं, अभी जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं जिसमें कि स्टेटमेंट दिए जाते हैं। स्टेटमेंट पढ़ करके आपको अंदाजा लगाना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन आपका वहां पे रखा रह जाएगा, है ना, आप उससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज का जो आपका कॉन्सेप्ट है या फिर कह सकते हैं कि जो टॉपिक है वो है आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसे आपका लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, और ये है आपका 42वां संवैधानिक संशोधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है, आप पिछले साल का ही पेपर उठा करके देखिए, हर शिफ्ट में जो है आपको क्वेश्चन जो है से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ने के जो अप्रोच है वो ये है कि पहले तो इसका बेस क्या है, मतलब कि जब ये आपका संविधान संशोधन आया था तो इसके पीछे की क्या रीजन था, उस समय हमारे देश का सिनारियो क्या चल रहा था, क्या क्या जो है घटनाएं वहां पे देश में घटित हो रही थी। एक तो वहां से प्रश्न पूछा जाता है, दूसरा है इसके प्रावधानों से कि जब 42वां संविधान संशोधन आपका आया तो कौन कौन सी चीजों में बदलाव हुआ। क्योंकि बच्चे संशोधन का मतलब क्या होता है, संशोधन का मतलब होता है कि संविधान में जो चीजें पहले से हैं उसको या तो हटा देना, उसमें जो है कोई नई चीज ऐड कर देना, या फिर उसको जो है आपका दोबारा से जो है आपका दूसरे सिरे से ऐड कर देना ना। तो बदलाव भी हो सकता है, कोई चीज जो है आपकी हटानी है वो भी हो सकता है, कोई चीज नई ऐड करनी है वो भी हो सकता है। तो संशोधन में तीनों ही चीजें आती हैं। तो इसमें हमने प्रोविजंस देखने हैं कि क्या क्या प्रोविजन जो है यहां से इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लाए गए। ठीक है, और तीसरा ये देखना है कि आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ, इसके बाद जो है आपका क्या वो प्रोविजन ज्यादा लंबे समय तक रहे या फिर किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा किसी और सरकार के द्वारा उनको हटा दिया गया, यानी कि रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो तीन चीजों से जो है आपका तीन बेसिस पे जो है हम 42वें संवैधानिक संशोधन को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, ठीक है, कि ये कैसे कैसे इंप्लीमेंट हुआ होगा, कब कब ये आपका इंप्लीमेंटेशन में आया है। तो देखना बच्चे, सबसे पहले ये जो टाइम पीरियड है 1977 का, 1975 का, 1976 का, ये है आपका देश में आपातकाल का समय। इंदिरा गांधी की सरकार है, इंदिरा गांधी ने 1975 में जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, वो जो है आगे 3 सालों तक आपकी रहती है। अब इसी बीच में जो है इंदिरा गांधी को लगता है कि संविधान में कुछ सुधार किए जाने चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि संविधान को अपने अकॉर्डिंग बदल लेना चाहिए। तो वो क्या करती हैं, वो कमेटी का निर्माण करती हैं। कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके स्वर्ण सिंह, इसीलिए कमेटी को कहा जाता है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जाता है। स्वर्ण सिंह समिति कुछ कह सकते हैं कि कुछ सुझाव जो है गवर्नमेंट को देती है और गवर्नमेंट जो है उन सुझावों में से जो जो उनको अच्छे लगते हैं उसे इंप्लीमेंट कर देती है और बाकी सारे सुझावों को वापस कर देती है ना। तो ये जो पृष्ठभूमि रही बच्चे, ये ऐसी है कि इमरजेंसी है, अभी सरकार के हाथों में पावर है, पूरी की पूरी जो आपकी गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक ही सरकार, एक ही पार्टी जो है पूरे कंट्री पे रूल कर रही है और वो है आपके कांग्रेस पार्टी, है ना। तो इनके पास में बहुत ज्यादा जो है पावर थी, इसीलिए चाहते तो पूरे संविधान को चेंज कर सकते थे, है ना। और वही उन्होंने किया, एक पूरा जो है आपका संशोधन लेकर के आए और उसमें इतने सारे प्रोविजन करे, इतनी सारी चीजों को बदला कि उसे हमने कह दिया लघु संविधान, है ना, वही उन्होंने किया। तो बच्चे, ये जो पृष्ठभूमि आपको थोड़ी समझनी है कि 1975 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, उसके बाद में 1976 में आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है। ठीक है, और ये इनएक्ट कब होता है, ये आपका हुआ है 3 जनवरी 1977 को। 1977 में जो है आपका ये केम इनटू इफेक्ट, यानी कि प्रभाव में आता है। उसके बाद में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि जब कोई बिल लाया जाता है, कोई जो है आपका अधिनियम आने से पहले जब वो विधेयक होता है, बिल होता है, तो किसी न किसी मंत्री के द्वारा जो है उसे संसद के सम्मुख रखा जाता है। तो इसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा कि किसके द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बच्चे, आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है मिस्टर HR गोखले, जो कि उस समय के क्या थे, ये थे आपके लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स के मिनिस्टर। ठीक है, इन तीनों मंत्रालयों को संभाल रहे थे मंत्री जी, और इनके द्वारा जो है आपका ये बिल जो है संसद के सम्मुख, लोकसभा के सम्मुख को पेश किया गया। ठीक है, याद रखेंगे इतना फैक्ट। अब थोड़ा सा इसका बेसिक चीजें जो इसके बारे में पूछी जाती है, और आई होप अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी है ना। तो 42वां संवैधानिक संशोधन जो है आपका कौन सा साल का ही एक्ट, ये है आपका 1976 का। पहले तो ईयर याद रखेंगे। ठीक है, इस संशोधन में क्या क्या चीजें आपकी एड ऑन हुई है। तो सबसे पहले इसने संशोधन किया प्रस्तावना में, जो हमारी प्रियम्बल है
उसमें संशोधन किया। उसके अलावा 40 अनुच्छेद 40 अनुच्छेदों में और 7वीं अनुसूची में इसने संशोधन किया। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में 14 नए अनुच्छेद जोड़े गए और उसके अलावा 2 नए भाग जोड़े गए, 2 नए पार्ट जोड़े गए, है ना। तो ये चेंजेस जो है इस संशोधन के माध्यम से किया गया। इसीलिए इतने सारे चेंजेस के साथ में जो है मतलब पूरी तरीके से संविधान का जो बेसिक फाइबर होता है ना, वो जो है आधारभूत संरचना जिसे हम कहते हैं, वो बदलने की कोशिश की गई, ठीक है। और इसीलिए इसे कहा जाता है लघु संविधान, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन जो है एक ही समय एक एक्ट के माध्यम से लागू करने की कोशिश की गई, ठीक है। तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये इसमें था। अब हम क्या करेंगे कि जिन जिन चीजों में इसने चेंजेस किए हैं और जो जो चेंजेस इसने किए हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रस्तावना में देखते हैं। तो प्रस्तावना में जो आपके चेंज हुए हैं वो है आपका भारत की परिभाषा में कि भारत कैसा राज्य है। तो इस संशोधन से पहले भारत कैसा राज्य था? भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था। लेकिन संशोधन के बाद में इसमें कर दिया गया संप्रभु समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि आपके समाजवाद शब्द जोड़ा गया, आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। उससे पहले ये शब्द नहीं था, ठीक है, याद रखेंगे बच्चे। ये तो दोनों शब्द जो है आपके बाद में जोड़े गए। उसके बाद जो है आपका हमारी प्रस्तावना में दूसरा संशोधन किया गया। दूसरा संशोधन क्या है? वो है आपका बंधुत्व की व्याख्या करने में। बंधुत्व यानी कि ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी जिसे हम कहते हैं। इसको बच्चे जब आपका इसको जब पहले प्रस्तावना में लिखा गया था तो वहां पे लिखा गया था राष्ट्र की एकता, है ना। बाद में क्या किया गया? राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। तो ये जो अखंडता शब्द आपका है ये बाद में आया है ना। तो ये जो है आज भी जो आपका संविधान का प्रस्तावना है वहां पे दोनों शब्द आपको देखने को मिलता है। आपको समाजवाद देखने को मिलता है, धर्मनिरपेक्ष देखने को मिलता है और अखंडता मिलता है। जबकि पहले क्या था? 1976 से पहले ना तो अखंडता था, ना तो आपका समाजवाद था और ना ही आपका धर्मनिरपेक्ष था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये आपका बदला नहीं गया, ठीक है। ये आपका आज भी ज्यों का त्यों है, ठीक है। इसे अभी जो है सरकार ने मतलब क्योंकि बच्चे क्या हुआ था, देखिए मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ कि 1975 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी तो सरकार ने ये सारी चीजें जो है अपनी मर्जी से करी, क्योंकि अपोजिशन तो था नहीं, है ना। तो जो अपोजिशन जनता पार्टी थी उन्होंने लोगों को ये प्रॉमिस किया कि अभी की जो सरकार है वो जो सारे के सारे चेंजेस कर रही है, हम जब सत्ता में आएंगे, हमारी जब आप सरकार बनाएंगे तो हम इन सारे के सारे चेंजेस को बर्खास्त कर देंगे, इनको जो है आपका डिमोलिश कर देंगे, है ना। हालांकि वो अपने कहे हुए पे पूरी तरीके से खरे नहीं उतरते हैं, वो बहुत सारी चीजों को जो है आपका उनको रिटेन करना पड़ता है, उनको वो रिमूव नहीं कर पाते। जैसे कि ये वाली चीजें हैं, ये आज भी जो है आज की है ना, आज भी जो हमारे संविधान में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसके बाद में 1977 में 1977 में जो है दोबारा जब चुनाव होते हैं तो जनता सरकार जो है आपकी जीत जाती है और पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है ना। तो उस सरकार के द्वारा क्या किया गया कि 44वां संवैधानिक संशोधन लाया गया, 43वां संवैधानिक संशोधन लाया गया और उसके पीछे एक ही रीजन था कि जो 42वें संवैधानिक संशोधन में इन्होंने काम करे हैं उनको जो है आपका निरस्त कर देना, है ना। तो वो 100% जो है निरस्त नहीं करते हैं, कुछ चीजों को जो है रिटेन करते हैं जो उनको लगता है कि हाँ ये तो सही था, है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल ही गलत थी, उनको वो आपका खत्म कर देते हैं 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, ठीक है। तो साथ में मैं आपको वो भी बताते चलूंगी कि कौन सी चीज आज है और कौन सी चीज जो है इसके बाद जो सरकार आई उन्होंने उसे खत्म कर दिया, ठीक है। तो इससे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है आज भी रिटेन है, आज भी आपकी प्रस्तावना में इस तरीके से जो है आपका देश की परिभाषा को लिखा गया है और इस तरीके से ही जो है बंधुत्व को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। उसके बाद में आपके चेंजेस आते हैं डीपीएसपी में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंग्लिश में कहते हैं। तो ये बच्चे आपका जो डीपीएसपी है इनमें क्या क्या चेंज किए गए? इनमें आपके 3 नए डीपीएसपी जोड़े गए, ठीक है। 3 नए डीपीएसपी में क्या है? सबसे पहले है कि बच्चों का स्वस्थ विकास करवाना ना, आर्टिकल 39 ये आपका बाद में जुड़ा है। उसके बाद है आपका गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, आर्टिकल 39 का ए आज भी आपको देखने को मिलेगा। श्रमिकों की भागीदारी, औद्योगिक के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, आर्टिकल 43 का ए, ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण की रक्षा, आज भी आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 48 का ए, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी क्या है, ये जो है आपकी बाद में एड ऑन हुई हैं, ठीक है, 1976 के संशोधन के
माध्यम से। उसके बाद आता है आपका मौलिक अधिकार, आर्टिकल 31 का सी, ये जो है आपका बाद में जोड़ा गया। क्या कहा था इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 31 डी जोड़ा गया ताकि संसद राष्ट्र विरोधी गतिविधियों या राष्ट्र विरोधी संगठनों के गठन को रोकने या बैन करने के लिए, मैनेज करने के लिए कानून बना सके। ठीक है, तो ये जो है बच्चे गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि अगर कुछ उनको ऐसा लगता है कि कोई आपका एक ऐसा संगठन है जो कि देश के खिलाफ कोई गतिविधि कर रहा है ना, और उनको ऐसा लगता है तो उसके खिलाफ फटाफट जो है उसको मैनेज करने के लिए कोई कानून बना सकते हैं। हालांकि बाद में जब जनता सरकार आई तो उन्होंने इस जो संशोधन था इसको जो है रिमूव कर दिया था, इसे डिमोलिश कर दिया था, ये आज जो है एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 31 का जो डी है ये भी आपका बाद में लाया गया। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो है आपका आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की अनुमति भी दी गई, ये भी आपका यहीं पे हुआ था, है ना। जब आपकी इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी जब लगती है देश में, उस समय क्या होता है बच्चे, दो हमारे मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कि बैन नहीं होते हैं, जो सस्पेंड नहीं होते हैं। कौन से हैं? 20 और 21, ये जो है आपके सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं, कभी भी नहीं सस्पेंड किए जा सकते हैं, है ना। लेकिन बाकी जो आपके मौलिक अधिकार है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो, है ना। तो वो जो पावर आती है सरकार के पास में वो आती है यहीं से, है ना। तो इन्होंने क्या किया, दो आपके रूल के, एक तो जो आपके FR थे यानी कि फंडामेंटल राइट थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया इमरजेंसी के दौरान, है ना, एक नियम बना करके, और दूसरा जो है आपका आर्टिकल 31 का डी जो है जोड़ा गया। उसके बाद में बच्चे आपका है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस संवैधानिक संशोधन की, जो आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 1976 से पहले नहीं थे। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति जो बनाई गई थी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, उनकी सिफारिश में जो है इसे आपका बनाया गया। ठीक है, भाग 4 का ए बनाया गया, 51 का ए बनाया गया। आर्टिकल जो 51 था ना, ये सिर्फ पहले आपका आर्टिकल 51 था, बाद में आर्टिकल 51 का ए ऐड करके ये जो 10 मौलिक अधिकार हैं ये आपके जोड़े गए। ठीक है, सॉरी 10 जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं ये आपके जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य भी मूल संविधान में नहीं थे, ये बाद में जब आपका अमेंडमेंट होता है 1976 में, ठीक है, ये जो 42वां संवैधानिक संशोधन होता है उसके माध्यम से इन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है, जोड़ा जाता है। उसके बाद है आपका संसद और राज्य विधानमंडल। ठीक है, संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल यानी कि हर राज्य की विधानसभा। ठीक है, अब यहां पे जो है बच्चे पावर को इन्होंने क्या किया, अपने हाथ में लेने की कोशिश करी। कैसे? इन्होंने क्या किया, लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर के 6 साल कर दिया गया। गणपूर्ति प्रत्येक सदन के नियमों के अनुसार ही निर्धारित की जानी थी और 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्यसभा विधानमंडलों की सीटों को स्थिर किया गया, है ना। हालांकि अभी जो है आपका 2026 है कि 2026 के बाद में जो है सीटें आपकी चेंज हो जाएंगी, है ना। सीटें क्यों चेंज होती है बच्चे लोकसभा राज्यसभा की? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। तो वैसी बात है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको हम MP कहते हैं, जिन्हें हम MLA कहते हैं, उनकी भी तो संख्या ज्यादा होनी चाहिए ना, तभी तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना। तो ये जो संख्या है पहले, इस समय जो है आपका 42वें संवैधानिक संशोधन के समय में इन्होंने 2001 तक जो है आपका 1971 की जो जनगणना थी उसी के आधार को जो है बनाए रखा 2001 के लिए। और दूसरा जो है इन्होंने क्या किया, लोकसभा और विधानसभाओं का जो टेन्योर है वो 5 से बढ़ा करके 6 साल कर दिया। लेकिन आज आपका कितना है, 5 साल है, क्योंकि बाद में जब 44वें संवैधानिक संशोधन जनता सरकार के द्वारा किया गया तो ये जो संशोधन था इसको जो है आपका हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, है ना। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि ये भी आपका किया गया था। उसके बाद कार्यपालिका की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। तो संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। अब राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको भी लिमिटेड कर दिया गया। पहले तो राष्ट्रपति के पास में कोई शक्ति नहीं है ना। लेकिन पहले क्या था कि जो एक आर्टिकल में आपको बताती हूँ जो आपको याद रखना है बच्चे, ये है आपका आर्टिकल 74 का 1। आर्टिकल 74 का 1 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जो है काम करेगा, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि बाध्यता नहीं थी कि उसको काम करना ही पड़ेगा अगर मंत्रिपरिषद कहेगी। लेकिन ये जब अमेंडमेंट आया तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया कि आपको तो मंत्रिपरिषद की जो कहना है मानना ही मानना पड़ेगा। हालांकि बाद में जब 44 जो अब आपका संवैधानिक संशोधन आता है उसमें जो है जनता सरकार कहती है कि राष्ट्रपति
जो है मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य है, लेकिन उसके पास में एक पावर है कि अगर कोई एक्ट उसको पास नहीं करना है तो वो एक बार जो है दोबारा से पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को या फिर जो रिस्पेक्टिव जो आपका सदन है, लोकसभा को, राज्यसभा को, उनको जो है वो आपको वापस भेज सकता है। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको जो है आपका लिमिटेड कर दिया गया, या फिर कह सकते हैं कि उसको बाध्य कर दिया गया कि उसको मंत्रिपरिषद के सलाह को मानना ही मानना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? ये है आपका आर्टिकल 74 का 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। ठीक है, याद रखने से 1950 में आपका आर्टिकल बना था, इसमें जो है आपके 2 बार चेंजेस हुए हैं। एक तो यही हुआ आपका 42वां संवैधानिक संशोधन में, इसमें चेंज हुआ, भाषा में चेंज किया गया बेसिकली ना, भाषा में, कि मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। बाद में आपका जब 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ तो दोबारा से इसको अमेंड किया गया, भाषा वही रखी गई, लेकिन थोड़ा सा राष्ट्रपति को यह भी कहा गया कि अगर उसको लगता है कि कोई एक्ट जो है मुझे पास नहीं करना है तो पुनर्विचार के लिए जो है मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जो है संघवाद, फेडरलिज्म, केंद्र को किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार दिया गया है ना। ये बच्चे आपका डिमोलिश कर दिया गया बाद में, है ना, मतलब केंद्र सरकार को ही पूरी पावर दे दी कि अगर आपको मन कर रहा है किसी भी स्टेट में मिलिट्री को वहां पे बैठाने के लिए तो आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी भी प्रोसेस होता है यही है, लेकिन बीच में जो है आपके कुछ कुछ क्लॉज आ जाते हैं, है ना। जैसे कि आपका जैसे राष्ट्रपति शासन होता है पहले, अगर राष्ट्रपति भी नहीं संभाल पा रहा है उसके बाद में जो है केंद्र सरकार को कह करके वो वहां पर जो है आपका मिलिट्री तैनात करवा सकता है ना। तो ये जो है बच्चे ये भी आपका किया गया। उसके बाद में जो संशोधन हुआ है आपका वो हुआ है हमारी 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची बेसिकली क्या है, इसमें आपकी जो पावर है उनको सेपरेट किया गया। पावर किस किस की पावर? एक केंद्र सरकार की पावर, एक आपकी राज्य सरकार की पावर। ठीक है, तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है, वो केंद्र सूची के विषय कहलाते हैं। फिर कुछ जो है आपके ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे विषय होते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को होता है, उनको जो है आपका राज्य सूची का विषय कहा जाता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे दोनों ही कानून बना सकते हैं, उनको कहा जाता है आपका समवर्ती सूची के विषय, है ना। तो जो आपके 7वीं अनुसूची है ना बच्चे, उसमें भी बदलाव किया गया। इसमें क्या बदलाव किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखना। इसमें जो है आपका कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको राज्य सूची से हटा करके आपका समवर्ती सूची में डाल दिया गया, है ना। तो पहले क्या था कि ये जो सारे के सारे टॉपिक हैं, शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पक्षियों का संरक्षण, वजन और माप, न्याय प्रशासन और नए न्यायालयों का गठन करना, उनको जो है आपका संगठन करना, ये जो सारे के सारे टॉपिक थे ये पहले आपके राज्य के अधिकार में आते थे। सरकार ने क्या किया, इन सारे टॉपिक को जो है आपका लिया है वो कंकरेंट में। कंकरेंट यानी कि अब उन पे अधिकार सिर्फ राज्य का नहीं है, अब उन पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अधिकार है। ठीक है, तो मतलब ज्यादातर प्रावधान आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, आपको पढ़ करके लगेगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को क्या कर रहे हैं, और ज्यादा पावरफुल कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, है ना। तो ये बच्चे आपका किया गया। हालांकि आज भी अगर आप लोग देखेंगे तो शिक्षा, वन, ये सारे के सारे आपको कंकरेंट में मिलेंगे। इसको जो है बाद में आपका मतलब चेंज नहीं किया गया, ये आपका ज्यों का त्यों है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको थोड़ा याद रखना है। उसके बाद में आपका जो चेंज हुआ वो हुआ न्यायपालिका में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। इसको बाद में जो है आपका असंवैधानिक भी कहा था हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो आपका न्यायपालिका है ना बच्चे, इसमें आर्टिकल 226 के ए और आर्टिकल 228 के ए, इसके अंतर्गत एक संशोधन ने उच्च न्यायालयों को केवल राज्य विधान की वैधता पर निर्णय लेने की अनुमति दी, और अनुच्छेद 131 ए को सर्वोच्च न्यायालय को केवल केंद्रीय विधान की वैधता पर विचार करने का अधिकार देने के लिए जोड़ा गया, है ना। मतलब कि जैसे राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो उस पे जो है आपका जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, मतलब हाई कोर्ट है, वो जो है उस पर डिसीजन ले सकता है, और जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय है वो सिर्फ केंद्र सरकार पर नजर रखेगा। जबकि आपको पता है आज अगर हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो बच्चे सुप्रीम है, उसकी पावर सब जगह चलती है। अगर कोई राज्य सरकार ऐसा कानून बना रहा है जो कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, तो बीच में जाएगा और कहेगा कि आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पावर को लिमिटेड करने की कोशिश करी। हाई कोर्ट को जो है सिर्फ पावर दी गई कि आप सिर्फ जो है राज्य की विधान, यानी कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको ही देखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप जो है केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी सिर्फ उनको देखेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज बच्चे, जो न्यायिक पुनरावलोकन जो आपका होता है ना, न्यायिक पुनरावलोकन जो है आपका बेसिकली क्या है, जुडिशियल रिव्यू जिसे हम कहते हैं, कि सरकार जो है कोई भी काम कर रही है उस पर रिव्यू करने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है, हमारी जुडिशियरी को है, ताकि सरकार अपने मनमाने ढंग से कोई भी काम न कर सके, है ना। उनको मतलब ये डर रहे कि हम अगर कोई ऐसा कानून बनाएंगे जो गैर कानूनी होगा
तो हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, ठीक है, हमें देखने के लिए, हमको रिव्यू करने के लिए। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू था ना, ये बच्चे आपका हटाने की कोशिश की गई थी 42वें संवैधानिक संशोधन में, ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा आपातकाल प्रावधान में क्या क्या चेंज किए गए? राष्ट्रपति को देश के किसी भी भाग में आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की एक मुश्त अवधि को 6 महीने से बढ़ा करके 1 साल तक कर दिया गया, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन जो है आपका, आज अगर आप लोग देखेंगे तो मैक्सिमम ये आपका 6 मंथ के लिए चलता है ना, 6 मंथ तक। उसके बीच में जो है चुनाव करवाना ही होता है, इलेक्शन होता है, फिर से जो है राज्य की सरकार बहाल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि राष्ट्रपति किसी राज्य में 1 साल तक रह सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया गया कि वो आपातकाल घोषित कर सकेगा, है ना। हालांकि आपको पता है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तो करेगा नहीं, उसको जब पीछे से आपका आवाज आएगी, मतलब कि मंत्री परिषद की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाएगा कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत है, तभी वो करेगा, है ना। तो ये जो पावर है बच्चे, ये जो है आपके आपातकालीन प्रावधान कुछ किए गए। और इस समय के जो आपके राष्ट्रपति हैं उनका भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। जब ये आपका 42वां संवैधानिक संशोधन आया, या फिर जिन राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी की डिक्लेरेशन की गई, उनका नाम आपको पूछा जाएगा। तो ये आपके कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है इस समय के राष्ट्रपति थे, इनका भी आपको नाम याद रखना है। उसके बाद जो है कुछ सिविल सर्विसेज में भी चेंजेस हुए। सिविल सर्विसेज में क्या क्या चेंजेस हुए? 1976 तक क्या होता था? आर्टिकल 311 के 2 के तहत किसी सरकारी कर्मचारी को 2 चरणों में सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना बर्खास्त, हटाए या पदोन्नत नहीं किया जा सकता था। बेसिकली जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनके लिए आपका है ना, आईएएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गया, तो उनके लिए था आपका। बाद में जो है आपका दूसरा, जब जांच के बाद उस पर उपरोक्त दंड में से कोई भी दंड लगाने का प्रस्ताव हो, तो इन्होंने क्या किया? 42वें संवैधानिक संशोधन में ये जो है ना आपका दूसरा वाला, इसको जो है आपका समाप्त कर दिया, दूसरा चरण। तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को 2 चरणों में सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना बर्खास्त, हटाए या पदोन्नत नहीं किया जा सकता था, है ना। तो बेसिकली किसी ऑफिसर पे जैसे कोई भी आपका एलिगेशन लग गया है, लोगों ने लगा दिया है, गवर्नमेंट ने ही लगा दिया, तो उसको जो है अपनी सुनवाई, अपनी तरफ की बात रखने का अधिकार दिया जाता था 2 चरणों में, पहला चरण, दूसरा चरण। तो इस अमेंडमेंट ने क्या किया? जो सेकंड स्टेज थी उसको जो है हटा दिया, सिर्फ पहले स्टेज को रखा, ठीक है। तो ये जो है आपका चेंज किया गया, बाद में इसको बच्चे आपका रिपील कर दिया गया था। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में जो है कुछ चीजें जोड़ी गई, 2 क्लोज जोड़े गए, ठीक है। इनको मैं स्पेसिफिकली क्यों बता रही हूं अभी आपको समझ में आएगा। एक आपका क्लोज 4 जोड़ा गया, एक आपका क्लोज 5 जोड़ा गया। क्लोज 4 में यह कहा गया कि यह प्रावधान करता है कि संविधान में किसी भी संशोधन पर, किसी भी आधार पर, किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। ये कहा गया, क्या कहा गया? कि किसी भी आधार पर, किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। मतलब संशोधन हम कर रहे हैं, करने दो हमें, है ना, कोई भी जो है इसके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं। एक तो ये क्लोज जोड़ा गया। दूसरा आपका है कि संदेहों का निवारण हेतु घोषित किया गया है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की संवैधानिक शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी, कोई लिमिटेशन नहीं होगी। लिमिटेशन का मतलब है कि हम जितना संशोधन चाहे उतना कर सकते हैं, जिस चीज को चाहे उसको बदल सकते हैं, है ना। हालांकि आपको पता है कि संशोधन की करने की भी एक लिमिट है, हम उतना ही संशोधन कर सकते हैं जो कि हमारा जो आधारभूत संरचना है उसको हार्म ना करे, है ना, उसको हानि पहुंचाए बिना हम अपने संशोधन में कितना भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो चीज जो है आपकी हार्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो 2 आपके क्लोजेस है ना बच्चे, बाद में जो है इस पे केस हुआ था, है ना। ये जो पूरी प्रोसेस थी आपकी 42वां संवैधानिक संशोधन जब आपको हुआ था, इस पे एक केस हुआ था, वो केस जो है काफी लंबे समय तक चला। फिर उस पे जब केस की सुनवाई हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों की दोनों जो चीजें हैं ना, जो इन्होंने जोड़ी है, क्लॉज 4, क्लॉज 5, ये दोनों ही जो है असंवैधानिक है, ठीक है। तो इन दोनों को इसलिए स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया, ठीक है। बाद में क्या होता है, 31 जुलाई 1980 को एक केस का नाम याद रखना, ये है आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ठीक है, केस का नाम है आपका। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले सुनाते समय 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए आर्टिकल 368 के 2 खंड 4 और 5 इनको असंवैधानिक घोषित किया, ठीक है। और ये असंवैधानिक घोषित होने के पीछे रीजन क्या था? जो किसी भी संवैधानिक संशोधन को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत किए जाने से रोकते थे और क्रमशः व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को वरीयता देते थे, है ना। मतलब कि
व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, जो इंडियन है, उसका जो मौलिक अधिकार है वो नीचे है और जो डीपीएसपी है वो आपका ऊपर है ना। तो इस तरीके से जो है इन्होंने ये किए थे, क्लोज 4 क्लोज 5, उन दोनों को जो है आपका असंवैधानिक घोषित किया गया 1980 में। इन दोनों को बच्चे याद रखना आप, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि किस किस तरीके से जो है 42वां संवैधानिक संशोधन आया, क्या क्या चीजें उसने जो है प्रोविजन उसके क्या थे, और उसके बाद में जो है आफ्टर इफेक्ट क्या रहा, है ना। मतलब जो 1977 में सरकार आई, फिर उन्होंने बहुत सी चीजों को जो है आगे जारी रखा, रिटेन किया, जो मैंने आपको बताई, जो आज भी है, ठीक है। और किसी चीज को जो है उसने क्या किया, उन्होंने जो है बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। तो और ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है। तो ये जो है 42वें संवैधानिक संशोधन के बारे में कैसी चीजें हैं, कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगेगा कि हम आईएएस की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना, लेकिन बच्चे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो पैटर्न है एसएससी का वो अब आपका चेंज हो रहा है ना। तो अब एसएससी बदल रहा है तो आपको भी बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीजें आप लोग करेंगे। और उसके अलावा बच्चे अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो मेक इट इजी सिविल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। वहां पे आपको एसएससी की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है, जिसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही मिलेगा, CBT 1 CBT 2 दोनों ही मिलेगा। आप जो है इस एक बैच के साथ में जो है पूरे एसएससी 2025 की तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट है तो आप सभी को पता है मेक इट इजी मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे जो है अभी रिकॉर्डेड बैच जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही आपको मिल रहा है, ठीक है। और मैकेनिकल के लिए खास करके जो स्टूडेंट है आपके लिए बच्चे एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है क्रिएट किया गया है मेक इट इजी की तरफ से, वो है आपका महापैक, है ना। महापैक में जितने भी आपके कोर्सेज होते हैं, जितने भी आपके प्रकार के एग्जाम होते हैं, कोई पीएससी हो गया, कोई आपका स्टेट का कोई एग्जाम हो गया, है ना, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, इन सारे ही एग्जाम की प्रिपरेशन जो है इस एक कोर्स के अंदर जो है आपको मिल जाएगी, है ना। और आमतौर पर बच्चे करते भी ऐसा है कि बहुत सारे एक ही साथ उद्देश्य लेकर के चलते हैं, एम लेकर के चलते हैं कि कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए ना। तो अगर आप ये चीजें देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप भी मतलब एक से ज़्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा बच्चे आपका सुटेबल ऑप्शन होगा। बहुत सारे कोर्सेज जो है अगर आप अलग अलग परचेस करेंगे तो वैसी बात है पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, तो एक ही जगह जो है आपको हर समस्या का समाधान के रूप में महापैक दिया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए आप कर सकते हैं। दोनों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन अलग है, मेक इट इजी सिविल अलग है, मेक इट इजी मैकेनिकल अलग है, ठीक है। सिविल के लिए आपका अलग है, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए अलग है, ठीक है। चलिए, तो ये सीरीज जो है आपकी जारी रखेगी। हम कोशिश करेंगे कि एसएससी 2025 के जो बहुत ही मोस्ट आस्क्ड जो कह सकते हैं कि टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं, उनको इसी तरीके से जो है बेसिक से एडवांस तक, ठीक है, बेसिक से एडवांस तक जो है पूरी तरीके से उनको प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, ठीक है। चलिए बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।